नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल सेल डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। हाल फिलहाल आपका यूपी पीसीएल टीजी2 और बार्क का एग्ज़ाम लगा है। यूपी पीसीएल टीजी2 की आपकी डेट जो है कंफर्म हो चुकी है, जो कि आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए और ये हमारी सीरीज फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने इसमें सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो। हम इसमें 150 से ज़्यादा प्रश्नों को करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। अगर इससे आप एग्ज़ाम तक आप लेते रहेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सारे एग्ज़ाम के प्रश्नों को इसी में कवर कर दिया है। कोई भी प्रश्न आपका बाहर जाने ही वाला नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि एलटी और एचटी यानी लो टेंशन और हाई टेंशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन के पास डेड डैश होना चाहिए। राइट आंसर आपका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, प्रमाण पत्र, वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक कर्णक यानी लग में केबल डेड डैश का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, जो कि क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण चिमटा या प्लायर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। एक कर्णक यानी लग में तार या केबल क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण चिमटा या प्लायर कहते हैं का उपयोग करते हुए क्रिप किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे डायग्राम में जो चीज़ बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये आपकी स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके बार्क में स्किल टेस्ट होना है, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, टी स्क्वायर का प्रयोग डेड डैश के कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर 90 डिग्री सही उत्तर है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं, जो कि इसको लकड़ी से बने समकोण को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह 150 mm से लेकर 200 mm के साइज में उपलब्ध होता है। इलेक्ट्रीशियन इसका इस्तेमाल लकड़ी से बने जॉइंट को नापने व देखने के लिए करते हैं। इसका ब्लेड कुछ पतला व माइल्ड स्टील अथवा कार्बन स्टील का बना होता है। और दोस्तों, ये आपके एग्जाम में इसके ब्लेड की धातु के बारे में देख पूछ सकता है, जो कि माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील का बना होता है। ये आप इसे जरूर याद रखें। अगला है, लग को केबिल के समापक सिरे पर कसने के लिए डेड डैश का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्रिम्पिंग राइट आंसर है। क्रिम्पिंग पायला इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि लग के प्रयोग से सर्वोत्तम विद्युतीय संयोजन प्राप्त होता है और केबिल के समापक सिरे को लग के फेरुल में जकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जो क्रिम्पिंग औजार कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। सही उत्तर इसमें आपका वॉइस नहीं पाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका किसी वस्तु को पकड़ने या जकड़ने के काम में आता है, जबकि आपका इलेक्ट्रीशियन चाकू पाया जाता है और टेस्ट लैंप पाया जाता है, स्क्रू ड्राइवर पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर और क्या क्या पाया जाता है हम आपको बता देते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में इलेक्ट्रीशियन चाकू, टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर, कटर प्लायर आदि उपकरण पाए जाते हैं। अगला है, 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 10 मेगा ओम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है। राइट आंसर आपका है, जो कि कार्बन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
चर रोधक यानी वेरिएस्टर क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक यानी वीडीआर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि इसका उपयोग सर्किट में नियंत्रण या क्षतिपूर्ति तत्वों के रूप में किया जाता है। इसमें एक आरेखीय गैर ओमिक धारा वोल्टेज विशेषता है जो डायोड के समान है। अगला है डैश डैश एक रैखिक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएस्टर इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि अधिकता वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर वेरिएस्टर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। और इस अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए वेरिएस्टर का प्रयोग किया जाता है। इस हेतु जब वोल्टता में वृद्धि की जाती है तो इसका प्रतिरोध घटता है। अगला है डैश डैश के प्रतिरोध का मान तापमान में परिवर्तन के साथ अत्यधिक परिवर्तित होता है। सही उत्तर जो कि थर्मिस्टर राइट आंसर है। चलिए और थर्मिस्टर का ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। अगला है जिस प्रतिरोध यानी रजिस्टर में प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि सेंसिस्टर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है। 240 मीटर के तार के प्रतिरोध की गणना करना है आपको। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इसका सॉल्यूशन करा देते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि हम जानते हैं तार का प्रतिरोध यानी सूत्र इसका R बराबर रो एल अपान ए के अनुसार लंबाई के सीधे समानुपाती होता है जो कि रजिस्टेंस लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। यहाँ पर फार्मूले से मान निकालेंगे जो कि यहाँ पर आपका रो से रो कट जाएगा। यहाँ पर आपका R/R2 बराबर L1/L2 यहाँ पर इसका पूरा मान रखेंगे जो कि ऊपर मान दिया गया है। मान रखेंगे तो आपका R2 12 ओम निकल कर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न तांबे यानी कॉपर की परमाणु संख्या डैश डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि 29 है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं और इसका जो परमाणु भार होता है 63.546 होता है। यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है अर्थात यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी वाइंडिंग बनाने में, ट्रैक्शन कार में सिरोपरी लाइन को ले जाने और सिक्का बनाने आदि में किया जाता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। चलिए तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। आदिमानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया जाता था, मतलब आदिमानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। यह थोड़ा सा लाल रंग के धातु होता है जो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। सबसे ज़्यादा चांदी की चालकता होती है, उसके बाद तांबे का नंबर आता है, फिर उसके बाद आपका सोने का नंबर आता है जो कि आप ये जानकारी जरूर याद रखें। अगर यहाँ से पूरी जानकारी आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से अगर कॉपर से आपका कोई भी प्रश्न बनता है तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें और लाइक ज़रूर करते रहें, जो कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं के अनुसार हरा, नीला, पीला, सुनहरा प्रतिरोधक और अविरत प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे हरा का जो होता है आपका 5 होता है, नीला का 6 होता है, पीला का 4 होता है, सुनहरा का +-5% होता है। इसमें जो +-10% दिया है पहले तो आप उसे काट दीजिए जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा आपका आंसर सी निकल कर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फिर भी हम आपको सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर चलिए हम आपको सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि जैसा कि आपका हरा है तो 5 रखेंगे। दूसरा स्टेप होता है तो उसकी संख्या को लिखेंगे। नीला है तो नीला का 6 रखेंगे। तीसरा स्टेप आपका गुणा होता है जो कि इसके घात में लिखेंगे। पीला कितना होता है 4 होता है। 4 लिखने के बाद फिर
सुनहरा का 5% होता है। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक बार पूरा कलर कोड बता देते हैं, जैसे कि ब्लैक यानी काला का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9 होता है। ये सारी मान जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, जैसा कि ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये ऑप्शन नंबर डी एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लागू होता है, ये इसका सही उत्तर है। और ओम का नियम नियत ताप पर लागू किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, आपका सही उत्तर है, जैसा कि निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है? ये सभी आपके ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये सभी आपके नहीं करते हैं। जैसा कि ओम के नियम लागू होता है, ओम का नियम केवल रेखीय अवयवों पर लागू होता है। रेखीय अवयव मतलब प्रतिरोध, प्रेरक, कैपेसिटर यानी संधारित्र। अरेखीय अवयव अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये आप जरूर याद रखें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे आप जरूर याद रखें, यहाँ से एक सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला है, अगला आपका दिया गया है, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डेड डैश पर अवलंबित होती है। सही उत्तर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध के प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमी मूल्य पर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर है जो कि ट्रांजिस्टर होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर सक्रिय डिवाइस के बारे में हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है, डायोड होता है आदि, क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन व उपयोग दोनों करते हैं। यहाँ पर आपका सक्रिय जो है ट्रांजिस्टर है, और जो ये सारे दिए गए हैं ये आपके निष्क्रिय दिए गए हैं। चलिए, अगला है, किरचॉफ वोल्टता का नियम किसके साथ संबंध दर्शाता है? सही उत्तर आपका है वोल्टापात, राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, किरचॉफ वोल्टता का नियम वोल्टापात संबंध दर्शाता है। इस नियमानुसार निकाय कुल विद्युत वाहक बल वोल्टा ड्रॉप के बराबर रहता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला है, किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टा का बीजीय योग डेड डैश के बराबर होता है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जो कि ये 0 के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, किरचॉफ के नियम की अभी हम बात कर चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी मान तापमान डेड डैश होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम पूरे मान की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान 90 डिग्री होता है। BIS के अनुसार, जो कि यहाँ पर वाई में देख सकते हैं 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंतर्गत अचालक पदार्थ जो आते हैं, सूत आता है, रेशम आता है, सामान्य कागज आते हैं। चलिए, अगला देख लेते हैं। ए के अंतर्गत इसका सुरक्षित तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इसमें सूत आता है, रेशम आता है, तेल आता है, भीगा कागज, ये सारे आते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद रख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर ई के लिए 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि लैटराइट पेपर, फाइबर, एम्पायर क्लॉथ आदि आते हैं। चलिए, एफ के लिए तापमान देख सकते हैं 155 डिग्री सेल्सियस होता है। अभ्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टास, ये आदि आते हैं इसके अंतर्गत। एच के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें इलास्टोमर तथा अभ्रक, फाइबर ग्लास आते हैं।
अगर दोस्तों अगर ये आप याद कर लेते हैं, यहाँ से आप अगर एक प्रश्न आता है तो आपका कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए एक आवश्यकता है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि विद्युत रोधी पदार्थ के गुण जैसे कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चालकता नगण्य होनी चाहिए, इसमें तापक्रम के बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। अगला पॉइंट है, आर्द्रता नमी के बढ़ने के साथ चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। और अगला पॉइंट है, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत रोधी पदार्थ कुचालक होते हैं, जैसा कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 7 होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि इंसुलेटिंग सामग्रियां जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के साथ रोध गुणों को सुधारती हैं, जो डैश डैश हैं। सही उत्तर आपका है जो कि आपका तरल रोधक सामग्री राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि एक ट्रिमर संधारित्र यानी कैपेसिटर एक परिवर्ती संधारित्र यानी कैपेसिटर है, जो डैश डैश के लिए प्रयुक्त होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सर्वश्रेष्ठ सुग्राह्यता के लिए रेडियो ट्यूनिंग राइट आंसर है। चलिए अगला है, और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे इन संधारित्रों में पेंच को घुमाकर धारा को समायोजित किया जाता है। चलिए अगला है आपका, निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है? सही उत्तर है आपका जो कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत अन्य कैपेसिटर की तुलना में कम होता है, इनको केवल डीसी सर्किट में प्रयोग किया जाता है। अगला है, सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर आपका है जो कि विद्युत अपघटनी संधारित्र, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग के समय रनिंग बलागुण अच्छा नहीं होता है और रनिंग के दौरान इनका शक्ति गुणांक भी कम हो जाता है। इसलिए सिंगल फेज मोटरों में 2 मान के कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघटनी प्रकार का कैपेसिटर स्टार्ट में तथा दूसरा तेल पूर्ति प्रकार का संधारित्र रनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारे प्रश्न। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नीचे दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटनी संधारित्र यानी विद्युत अपघटनी कैपेसिटर राइट आंसर है। साथ ही इस प्रकार के कैपेसिटर प्रायः डीसी धारा के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला है, उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन से कैपेसिटर को पसंद किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि अभ्रक संधारित्र, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए दिए गए विकल्प में अभ्रक प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक एक कुचालक है जिसका डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य 20 से 60 किलोवोल्ट प्रति mm होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान डैश डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं। फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्यूज की रेटिंग फ्यूज अवयव तार की उच्चतम कार्यकारी धारा होती है जिस पर फ्यूज तार सफलतापूर्वक कार्य करता है। उच्चतम धारा के लिए आधार पर ही फ्यूज को डिजाइन किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, कौन सा फ्यूज आयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? सही उत्तर आपका है जो कि मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, मैग्नीट्यूड रिले डैश डैश भी कहा जाता है।
राइट आंसर आपका, जो कि इंडक्शन रिले, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड रिले को इंडक्शन रिले भी कहा जाता है। इंडक्शन रिले में एक धातु की कप या प्याला प्रत्यावर्ती विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में स्थापित रहती है और भावर धाराओं द्वारा धातु की डिस्क अथवा कप में घूर्णन बलाघूर्ण यानी रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर रिलैक्सेशन पोल रिले, ये आपका नहीं होता है, जो कि यही आपका सही उत्तर है। जबकि आपका इंडक्शन कप रिले, शेडेड पोल रिले और वाट आवर मीटर ये होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। रिलैक्सेशन पोल रिले इंडक्शन टाइप रिले नहीं होते हैं। इंडक्शन रिले में भार धाराओं द्वारा धातु की डिस्क में घूर्णन बलाघूर्ण यानी रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए शेडेड पोल रिले और इंडक्शन कप रिले, वाट आवर मीटर रिले इत्यादि होते हैं। अगला है, एक साइनूसाइडल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पियर है तो करंट का आरएमएस मान क्या होगा? सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपका आरएमएस फॉर्म फैक्टर बराबर आपका फार्मूला होता है आरएमएस मान अपान औसत मान होता है। यहाँ पर आपको आरएमएस मान निकालना है तो फॉर्म फैक्टर गुणे औसत मान, यानी फॉर्म फैक्टर 1 दिया गया है, औसत मान 20 दिया गया है, इनका दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि आरएमएस यानी फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस मान अपान औसत मान होता है। आरएमएस मान निकालने के लिए फॉर्म फैक्टर गुणे औसत मान कर देंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि एसी भाव का औसत मान 28√2 है, √2/पाई है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा? चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं थोड़ा, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको समझाते हैं। जो कि यहाँ पर वोल्टेज एवरेज आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 वोल्ट राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इतना टाइम नहीं है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप इसे सॉल्व जरूर करें। अगला प्रश्न, 400 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम आपको यहाँ पर समय के लिए आप फार्मूला होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति होता है, जो कि समय का होता है। यहाँ पर आपकी आवृत्ति कितनी दी गई है? 400। 1/400 करेंगे, जो कि 400 करेंगे, इसे भाग दे देंगे ऊपर 1 से, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 0.0025 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज के एक जयवक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य मान यानी आरएमएस मान 220 वोल्ट है। इसका अधिकतम मान और तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि सिंपल सा है, वही फार्मूले पर लगाएंगे, जो कि आवृत्ति आपकी दी गई है, आरएमएस मान दिया गया है, यहाँ पर अधिकतम मान आपको निकालना है। फार्मूला होता है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आपका 314 रेडियन प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर इसे सॉल्व जरूर करें, पहले अपने आप सॉल्व करें, फिर वीडियो को जरूर देखें। अगला है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है। राइट आंसर आपका है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका कार्बन इस्पात इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम स्थायी चुंबक के बारे में देख लेते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री कार्बन इस्पात है। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक विद्यमान रहता है स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, डेड डैश की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। सही उत्तर किसकी पहचान करते हैं? राइट आंसर चुंबकीय ध्रुव राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, कार्क स्क्रू नियम डेड डैश इंगित करता है। कार्क स्क्रू नियम आपका चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है, ये इसका सही उत्तर है। इसकी जानकारी देख लेते हैं। कार्क स्क्रू नियम को मैक्सवेल के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को प्रकट करती है तथा पेंच के घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा को प्रकट करती है। अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या दर्शाता है? आप सभी को पता होगा, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के अनुसार यदि दाएं हाथ की हथेली की 3 अंगुली अंगूठा, मध्यमा तथा तर्जनी फिंगर को क्रमशः आपस में समकोण पर रखा जाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा लगने वाले बल की दिशा तथा मध्यमा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जनरेटर पर लागू होता है तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, सीसा यानी लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहा सेल का क्या लाभ है? सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, इसमें कम रखाव की ज़रूरत होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल लोहा सेल का लाभ यह है कि भले ही इनकी दक्षता लेड एसिड से कम हो, परंतु इन्हें रखरखाव की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न, निकिल आयरन सेल किस प्रकार का सेल है? राइट आंसर निकिल आयरन सेल आपका है, जो कि गीला व द्वितीयक सेल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, निकिल आयरन सेल को क्षारीय या एडिशन सेल भी कहते हैं। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ है? सही उत्तर आपका है, जो कि यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है, राइट आंसर है। चलिए अगला है, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? सही उत्तर, ये आपका इसमें गैस निकलने लगेगी, जो कि हाइड्रोजन, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? सही उत्तर आपका है, जो कि लिथियम सेल, आपका राइट आंसर है। चलिए, और यह लिथियम सेल का उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है, लगभग 10 वर्ष तक यह प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। चलिए अगला है, लिथियम सेल जो है ये आपका 10, इसकी आयु जो होती है 10 वर्ष तक होती है। ये आपका चार्जेबल सेल होता है, जो कि द्वितीयक सेल में आता है, प्राथमिक सेल की श्रेणी में ये नहीं आता है, जो कि आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसे आपकी मोबाइल की बैटरी जो होती है वो लिथियम की होती है। चलिए, तापमान में वृद्धि के साथ डेड डैश क्या होता है? सही उत्तर आपका है, जो कि मिश्र धातु के प्रतिरोध में कमी हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला है, मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज डेड डैश है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 125 वोल्ट से अधिक, राइट आंसर है। चलिए अगला है, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट की परिमाण को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि तात्कालिक मूल्य, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी धारा वोल्टेज की परिमाण को तात्कालिक मूल्य कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। किसी भी क्षण t1 पर प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान I1 होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीक मूल्य और आरएमएस मूल्य, पीक कारक, ये सभी मान आप जरूर याद रखें, जो कि पीक फैक्टर बराबर आपका फार्मूला होता है शिखर मान बटे प्रभावी मान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई की एक और 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टार कनेक्शन में, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्टार कनेक्शन में 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ी जा सकती है। लाइन वोल्टेज बराबर आपका फार्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज आपका फेज करंट के
यानी लाइन करंट आपके फेज करंट के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती है। अगला है, निम्न में से संलयन झलाई का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर्क झलाई राइट आंसर है। चलिए अगला है, आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार की होनी चाहिए? सही उत्तर जो कि ड्रॉपिंग होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, वेल्डिंग के कार्य के लिए अधिकतम कितने प्री हीटिंग तापमान की संस्तुति होती है? सही उत्तर जो कि 90 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है यहाँ पर आर्क वोल्टेज का मान डेड डैश होता है यदि इस अवधि को छोड़ दिया जाए तब त्रुटि धारा यानी शून्य धारा बिंदु पर या इसके निकट होता है। सही उत्तर आपका है जो कि निम्न होता है राइट आंसर। चलिए अगला है, धात्विक चादरों के किनारों को मोड़कर जोड़ने की क्रिया को कहते हैं? सही उत्तर जो कि सीमिंग कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे, धातु के चादरों के किनारों को मोड़कर जोड़ने की प्रक्रिया सीमिंग कहलाती है। धात्विक चादरों में तन्यता एक आवश्यक गुण है। सर्वाधिक मजबूत धातु प्लेटिनम होती है। चलिए अगला है, अगला आपको दिया गया है, प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि इसमें प्रेरित भंवर धारा से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। दोस्तों ये अगर सीरीज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिया गया है, जो कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि इससे बाहर चला जाएगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर मिट्टी में नमी की मात्रा धरती के मिट्टी के प्रतिरोध को डेड डैश करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कम करती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको अगला प्रश्न है जो कि जब 3 फेज जनरेटर में भू संपर्क किया नहीं हो तथा एक लाइन से भू दोष घटित हो जाए तो अन्य 2 स्वस्थ लाइनों का विभव होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि बढ़ेगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है, भू तार के निर्माण हेतु प्रयुक्त तार है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए जस्तीकृत इस्पात, ये इसका सही उत्तर है। चलिए कुछ जानकारी यहाँ पर देखते हैं हम। स्टील को जिंक लेपित किए जाने से स्टील खुले वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, जिस कारण से इसमें जंग भी नहीं लगता है। अगला है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमेय आवृत्ति भिन्नता डेड डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि 3% इसका सही उत्तर है। अगला है, अगला आपको दिया गया है जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख अक्षर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीक के बारे में जानकारी शामिल है? सही उत्तर आपका है जो कि धारा 3, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि धारा यानी भाग 1 में धारा 3 के खंड आरेख अक्षर प्रतीकों के रूप में उपयोग किया जाने वाले संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी देता है। ये भाग 3, भाग 2, भाग ये सब जितने भाग दिए गए हैं ये सारे भाग आप जरूर याद रखें। जैसे कि धारा 1 में राष्ट्रीय विद्युत संहिता के दायरे के बारे में तथा धारा 2 में परिभाषा व धारा 4 में चार्ट टेबल खंड आरेख बनाने के लिए मार्गदर्शिका के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों ये आपका डिस्क्रिप्शन आप वीडियो को रोक कर एक बार अपने से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायरिंग स्थापना कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों के वास्तविक भौतिक स्थिति का अनुमान देता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी वायरिंग डायग्राम, ये इसका सही उत्तर है।
चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार के आरेख प्रणाली में सभी उपकरणों के भौतिक स्थिति का अनुमान देता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़े हुए हैं या नहीं? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ध्रुवता परीक्षण राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, पावर सब सर्किट के प्रत्येक परिपथ में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं? राइट आंसर आपका है, जो कि 2 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि पावर सब सर्किट के प्रत्येक परिपथ में अधिकतम 2 आउटलेट हो सकते हैं। पावर सब सर्किट को अधिकतम 3000 वाट के साथ बनाया जाता है। अगला है, एक उद्योग में 200 की संख्या में 200 वाट हल्का भार है, कितने उप परिपथ की अपेक्षा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेंस सप्लाई वोल्टेज डैश वोल्ट है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, घरेलू में जो उपयोग में लेते हैं वो 220 वोल्ट इसका सही उत्तर है। चलिए, और इसमें जो देख सकते हैं, जो भारतीय विद्युत नियमानुसार ±5% तक उतार चढ़ाव दर्शाता है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकती है? आप सभी को पता होगा, जो कि हमने अभी आपको बताया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि वर्ग सी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि वर्ग सी के अंतर्गत आप यहाँ पर विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकती है। इसके अंतर्गत माइका, पोर्सलिन, ग्लास, क्वार्ट्ज, एस्बेस्टॉस तथा सेरेमिक मटेरियल आदि आते हैं। तथा वर्ग ए के अंतर्गत विद्युत रोधक 105 इसका होता है डिग्री सेल्सियस ताप तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। वर्ग बी के विद्युत रोधक 130 डिग्री सेल्सियस ताप क्रम तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। ई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला आपका दिया गया है, वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता डैश होती है। राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ये इसका ऑप्शन नंबर ए 50% राइट आंसर है। चलिए, वर्ग ए की जो है 50%, वर्ग बी की जो है 78.5% और वर्ग सी के प्रवर्धक की दक्षता जो होती है 85% से अधिक होती है। चलिए अगला है, वर्ग बी पावर प्रवर्धक में डैश अधिकतम दक्षता होती है। सही उत्तर आपका है, जो कि 78.5%, ये इसका दिया गया है सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक होता है। राइट आंसर आपका है, जो कि 0 डेसिबल होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, सबसे महंगी कपलिंग निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ट्रांसफार्मर कपलिंग, यानी ट्रांसफार्मर कपलिंग ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला है, दिष्ट धारा मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में चले, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है? सही उत्तर आपका है, जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, दिष्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में, तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में कार्य करता है। दिष्ट धारा मशीन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, दिष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है? आप सभी को पता होगा, जो कि लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए लेंज के नियम के बारे में हम देखते हैं। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विभव उसी कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। चलिए अगला है, लेंज का नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम पर परिणाम है।
सही उत्तर, जो कि इसका ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम बताता है कि यह नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के लिए समझाता है कि कोई बाहरी फोर्स लगाया जाता है तो फ्लक्स चेंज के सापेक्ष ईएमएफ उत्पन्न होता है। चलिए अगला है, विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ का दूसरा नाम क्या है? काउंटर विद्युत वाहक बल, ये इसका यानी काउंटर ईएमएफ इसका राइट आंसर है। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, जो कि यहाँ पर डीएमआरसी में पूछा गया है। ये आपके यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछने की संभावना इस तरह के प्रश्नों को बढ़ जाती है। डीसी शंट मोटर का पश ईएमएफ डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र फ्लक्स राइट आंसर है, यानी फील्ड फ्लक्स सही उत्तर हो जाएगा। डीसी शंट मोटर को स्थिर फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है। इसका प्रचालन ऐसे स्थानों पर होता है जहां स्थिर गति अनुप्रयोग जैसे ब्लोअर आदि में किया जाता है। अगला है, डीसी जनरेटर डेड डैश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगला है, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? सीरीज जनरेटर इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जनरेटर में उच्च धारा क्षमता यानी लार्ज करंट कैपेसिटी होती है और जिसे फीडर के सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टेज ड्रॉप को कंपेंसेटिंग करने के कार्य करता है। अगला है, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब डेड डैश है। सही उत्तर, परिवर्तनीय हानि स्थिर हानि के बराबर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण डेड डैश है, मतलब इसका समीकरण आपका है। सही उत्तर 5ZNP/60A यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने आपको बताया वही दिया गया है। यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन डेड डैश द्वारा होता है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी V2 - E2/E2 इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर जो कि E2 आपकी दी गई है फुल लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज और V2 आपकी नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है। अगला है, एक ट्रांसफार्मर अधिकतम वोल्टेज विनियमन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर डेड डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला जो कि दिया गया है, और ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन जब लोड पावर फैक्टर लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिए, जो कि दिया गया है। ये इससे आपके एग्ज़ाम में सवाल बन जाते हैं। अगला है, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को डेड डैश होना चाहिए। सही उत्तर, जो कि इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन होना चाहिए तथा साथ साथ ट्रांसफार्मर के आयरन कोर व कॉपर हानि भी कम होनी चाहिए। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन 0 होना चाहिए। अगला है, अगला आपका दिया गया है, शून्य भार पर 11 kV/440 वोल्ट और 100 kVA ट्रांसफार्मर वोल्टता 426 वोल्ट पूर्ण भार इस परिस्थिति में 0.92 शक्ति गुणक पर द्वितीय वोल्टता 410 वोल्ट है। तो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टता नियमन की गणना आपको करना है।
चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि अभी हमने फार्मूला बताया है वही फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि सिंपल सा है। सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध मापन के लिए प्रयुक्त है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी व्हीट स्टोन सेतु, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज द्वारा मध्यम प्रतिरोध का मापन किया जाता है। केल्विन डबल ब्रिज द्वारा निम्न प्रतिरोध का मापन किया जाता है। मेगर द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन किया जाता है। मैक्सवेल ब्रिज द्वारा मध्यम श्रेणी के प्रेरकत्व का मापन किया जाता है। जैसा कि वेन ब्रिज द्वारा कैपेसिटर की धारिता का मापन किया जाता है। ये सारे मान आप जरूर याद रखें। इस ब्रिज का परिपथ अति सुग्राही यानी सेंसिटिव होता है, इसलिए आजकल इस ब्रिज का प्रयोग आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए भी होता है। जैसे कि शेयरिंग ब्रिज द्वारा धारिता, परिपथ, परावैद्युत हानिय शक्ति गुणक तथा आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला है ईएसडी का अर्थ है। ईएसडी का आपको पूरा नाम बताना है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति गुणक की विधि नहीं है। राइट आंसर आपका है जो कि यूज ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी प्रतिरोध का समांतर में प्रयोग, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या आपकी दी गई है, जो कि प्रतिरोध का समांतर में प्रयोग शक्ति गुणक विधि का सुधार नहीं है तथा स्थिर संधारित्र यानी कैपेसिटर, फेज एडवांसर और तुल्यकालिक कंडक्शन का प्रयोग शक्ति गुणक सुधार की विधि है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है ये कौन सा डायग्राम है। चलिए प्रदन यानी कुंडलन आरेख में कुंडल यानी कॉइल समूह को जोड़ने की विधि दर्शाई गई है। बताएं कि कौन सा विकल्प एक जम्पर संबंध में जम्पर कनेक्शन की निरूपित करता है। सही उत्तर आपका है जो कि वाई इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला डायग्राम जो कि दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा डायग्राम ये बना हुआ है। चलिए आकृति में दिखाए गए परिवेष्टन का वाइंडिंग का आकार है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए पहले तो आप देख लीजिए ये कौन सा प्रकार दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकेंद्रीय परिवेष्टन, राइट आंसर है। चलिए अगला है, परिवेष्टन यानी वाइंडिंग में रोगन यानी वार्निश का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है आपका जो कि परिवेष्टन के रोधन गुणधर्म को बढ़ाना, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मशीन में निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि अधिक धारा तथा कम वोल्टता के लिए प्रयुक्त इसमें समांतर पथों की संख्या, पोलों की संख्या बराबर होती है और वे में हमेशा 2 होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार है। राइट आंसर है जो कि यूनिवर्सल मोटर, सही उत्तर है। अगला है, 1 HP कितने वाट के समतुल्य होता है। 746 वाट, राइट आंसर, जो कि ये ब्रिटिश में आपका होता है, मीट्रिक में देख सकते हैं 735.5 होता है। अगला है, पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा जो कि यूनिवर्सल मोटर, राइट आंसर है। चलिए क्योंकि इस मोटर का उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण यानी उच्च टार्क, उच्च गति जो कि ड्रिल के लिए वांछनीय होती है। अगला है, अगला जैसे कि संधारित्र परिवर्तित सिंगल फेज मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर डेड डैश लगा दिया जाए तो भी मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि प्रतिरोध लगा दें तो उसी दिशा में यानी चलती रहेगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जो कि किसी टेबल में फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है,
ट्रांजिस्टर शांत अवस्था में है, ऐसा कब कहा जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जबकि जब प्रविष्ट पर कोई संकेत प्रयुक्त न हो, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, जब संग्राहक आधार व उत्सर्जक आधार संधि आगे की ओर अभिनत होती है तो ट्रांजिस्टर डेड डैश कहा जाता है। ट्रांजिस्टर को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर संतृप्त कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, क्योंकि इस अवस्था में दोनों क्षेत्र अग्रगामी आगे की ओर अभिनत होते हैं। अगला है, एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक टर्मिनलों की ध्रुवता क्या होनी चाहिए? सही उत्तर आपका है जो कि उत्सर्जक पॉजिटिव और संग्राहक निगेटिव होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्क्रम सक्रिय प्रणाली में एक ट्रांजिस्टर का उपयोग कम लाभ वाले प्रवर्धक के रूप में किया जा सकता है जब उत्सर्जक आधार जंक्शन डेड डैश अभिनत होता है और संग्राहक आधार जंक्शन डेड डैश अभिनत होता है। सही उत्तर उत्क्रम अभिनत होता है और संग्राहक आधार जंक्शन जो है अग्र अभिनत होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, सही ढंग से बायसित यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्तेजक से निकले इलेक्ट्रॉन हैं। राइट आंसर आपका है जो कि आधार के माध्यम से संग्राहक तक ले जाते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? राइट आंसर जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लाइन में स्विच की तरह ऑन ऑफ करने तथा उपकरणों को ओवरलोड से होने से बचाने के लिए स्विच के रूप में कार्य करता है, अर्थात सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में कार्य करता है। अगला है, बिजली की खपत कंजम्पशन इनमें से किससे सबसे अधिक होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि वाटर हीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं जो कि बिजली की खपत इन सब में सबसे ज़्यादा वाटर हीटर में होती है। वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन व आयरन के विद्युत की खपत वाटर हीटर से कम होती है, जबकि आपकी यहाँ पर वाटर हीटर में ज़्यादा होती है। अगला, स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है जो कि माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं जो कि स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट में माइका टंगस्टन स्ट्रिप इस मतलब होता है। इस प्रेस का प्रयोग कपड़ों को पानी अथवा भाप देने के लिए किया जाता है। इसमें भाप उत्पन्न करने के लिए प्रेस में दो विधियाँ बॉयलर तथा फ्लैश का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार के पूरे मान दिए गए हैं, इसे आप जरूर याद रखें। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि बोझ यानी बर्डन को आमतौर पर डेड डैश आभासी शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक विशिष्ट शक्ति गुणक और निर्धारित माध्यमिक धारा के समाहित होता है। सही उत्तर जो कि वोल्ट एम्पियर राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं जो कि आमतौर पर वोल्ट एम्पियर में आभासी शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक विशिष्ट शक्ति गुणक और निर्धारित माध्यमिक धारा में समाहित होता है। अगला प्रश्न, एक धारा ट्रांसफार्मर में भारी प्रत्यावर्ती धारा को निम्न में से किसके मदद से मापा जा सकता है? सही उत्तर आपका है जो कि मानक 5 एम्पियर रेंज से एसी एमीटर राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आप पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे जो कि धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर, जिसकी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, तथा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग में लिया जाता है, जिसकी मदद से संचरण लाइन की धारा के मान को कम किया जाता है तथा द्वितीयक से जुड़े कम रेंज के 5 एम्पियर रेंज एसी एमीटर द्वारा प्रयुक्त वास्तविक धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अगला है, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एमीटर पर क्लिप ऑन या क्लैंप में किस प्रकार के सीटी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि रिंग टाइप करंट ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है,
क्लैंप ऑन वाटमीटर, क्लैंप ऑन अमीटर में धारा मापने के लिए आपको अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? सही उत्तर जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, चालक के चारों ओर जबड़ों का कर्तन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए फिर से आपको बता देते हैं, क्लैंप ऑन अमीटर से धारा मापने के लिए आपको अनिवार्य रूप से चालक के चारों ओर जबड़ों का यानी कर्तन करना चाहिए। ज्ञात रहे क्लैंप ऑन अमीटर जो उस एसी धारा का मापन करते हैं उसमें प्रयुक्त ट्रांसफार्मर स्टेप अप प्रकार का होता है। अगला है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के मामले में इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति क्यों होनी चाहिए? सही उत्तर, साधन पढ़ने के साथ इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ के प्रभाव से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को लिया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो। और ये आपके यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हो, जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि इसरो, DRDO, सेल, NPCIL, टेक्निकल हेल्पर, यूपी आर्मिनल TG2, यूपीपीसीएल TG2, ये सारे एग्ज़ाम में देख सकते हैं। ये हम सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को आपको करा रहे हैं, जो कि ये आपके यूपीपीसीएल TG2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हैं। चलिए, उसमें यानी थर्मल रिले निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उसमें प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, इस प्रकार की रिले एक हीटर कुंडली होती है। इस हीटर कुंडली को तापन तंतु भी कहते हैं, जो एक विद्युत मोटर अथवा अन्य विद्युत मशीन की श्रेणी में संयोजित रहती है। अगला है, यदि लोड का मान डैश से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। 5 किलोवाट राइट आंसर है। चलिए अगला है, MCB एक सर्किट को संरक्षित करता है। सही उत्तर जो कि शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए MCB के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। MCB एक शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से बचाता है, यानी MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने तथा खोलने में सामर्थ होती है, और कुछ अन्य निर्देश न हो तो इसकी अभिकल्पना ऐसी हो कि भूप्रदोष व लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट दोष की स्थिति में बिजली की धारा स्वतः कट सके। अगला है, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? सही उत्तर है जो कि DC वोल्टा राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? कंजर्वेटर ये आपका सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, कंजर्वेटर एक सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं है। कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में लगा होता है, बाकी भाग सर्किट ब्रेकर में होते हैं। ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इससे आप बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।